तो आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण कहानी आदमी का बच्चा, जिसके रचनाकार श्रेष्ठ कामरेड यशपाल रहे हैं, का अध्ययन करने वाले हैं। आदमी का बच्चा एक यशपाल की प्रसिद्ध और बहुचर्चित रचना रही है। इसका अनुशीलन करने से पहले यशपाल के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में कुछ उल्लेखनीय चीज़ें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। यशपाल हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित होकर लिखने वाले रचनाकारों में एक प्रमुख व्यक्ति और रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी यशपाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। साथ ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी गुरुकुल कांगड़ी जैसे राष्ट्रप्रेम पूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसका गहरा प्रभाव हमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर दिखाई देता है। उनकी लगभग सभी रचनाओं पर मार्क्सवाद और गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें वहाँ पर जो संस्कार प्राप्त हुए उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। यशपाल युवावस्था में भगत सिंह, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के कारण ये सशस्त्र क्रांति के पक्षधर रहे। यानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि क्रांतिकारियों ने जो सशस्त्र क्रांति की मशाल इस देश में जलाई थी, उसी पक्ष में यशपाल ने भारतीय आज़ादी के आंदोलन में सहभाग लिया और उसके परिणाम स्वरूप वायसराय की ट्रेन उड़ाने के आरोप में उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई गई। इन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज की रूढ़ियों पर आघात किया है। भौतिक जीवन के यथार्थ को उद्घाटित करने के साथ साथ समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का भी चित्रण इनके साहित्य में हमें दिखाई देता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दादा कामरेड, झूठा सच, अमिता, दिव्या, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उनके प्रमुख कथा संग्रह है पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, धर्मयुद्ध, अभिशप्त, चित्र का शीर्षक, भूख के 3 दिन। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ साहित्यिक और समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। उसमें प्रमुख और चर्चित रचना रही है गांधीवाद की शव परीक्षा, बात बात में बात, देखा सोचा समझा। तो कुल मिलाकर ये यशपाल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व है। प्रस्तुत कहानी जो है आदमी का बच्चा अत्यंत ही संवेदनशील और मार्मिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और उस आर्थिक विषमता के कारण जो घटनाएं या प्रसंग हमारे आसपास घटित होती हैं, उनका एक रूपांतरण इस कहानी में हमें दिखाई देता है। आदमी का बच्चा इस कहानी में एक छोटी सी नन्ही सी बालिका है जो एक संपन्न परिवार में जन्मी हुई है, जिसका नाम है डॉली। इसके माता पिता दोनों भी कमाने वाले हैं और आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न परिवार है। अब अमूमन जो चित्र हम शहरों में देखते हैं कि जहाँ पर माता पिता दोनों कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उस घर के नौकरों पर आन पड़ती है। कुछ ऐसा ही डॉली के साथ भी है। तो डॉली की देखरेख करने के लिए नौकर चाकर हैं घर पर, एक आया रखी हुई है, साथ ही घर के अन्य कामों के लिए घर में धोबी भी है और माली भी है और उनके रहने के लिए क्वार्टर भी दिए गए हैं। तो डॉली जो है, जो जैसा कि मैंने आपको दूसरा मुद्दा बताया, डॉली अक्सर माँ बाप के मना करने के बावजूद वो अक्सर घर में कोई और नहीं है जिससे वो अपना समय व्यतीत कर सके,
इसलिए वो माली और धोबी इनके घर में अक्सर आया जाया करती है। हालांकि माता पिता ने कई बार उसे डांट और फटकार भी लगाई है इस चीज़ के लिए। यहाँ तक उसे समझाया गया कि वो गंदे लोग हैं, जैसा अमीरों की धारणा होती है, वे छोटे लोग हैं। फिर भी एक बच्चे की मानसिकता और बच्चे की ललक को अगर देखा जाए तो बच्चे अक्सर उन बातों को तवज्जो देते हैं या प्राथमिकता देते हैं जो उन्हें करने से मना की जाए। वो उन्हीं कामों में ज़्यादा रुचि भी रखते हैं। तो धोबी और माली के यहाँ उसका आना जाना है। डॉली अपने माता पिता की एक ही संतान है, मगर मालिन के यहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है। और 3-4 दिन पहले वहाँ पर मालिन ने एक और बच्चे को जन्म दिया है। उस नन्हे से बच्चे को देखने में जो उमंग है, देखने की उमंग है, जो उत्साह है, जो ललक है, वो डॉली को घर पर रुकने से मना कर देती है। वो मना करने के बावजूद बार बार उस बच्चे से मिलने के लिए मालिन के घर जाया करती है। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि मालिन का बच्चा जो है, ये बच्चा डॉली के लिए एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र बन गया है। उस डॉली के घर में एक और कुत्ता भी है जो विदेशी नस्ल का है और बेहद महंगा भी है। वो कुत्ता दरअसल स्त्रीलिंगी अर्थात कुतिया है। उस कुतिया से बच्चे होते हैं। अब डॉली के पिता को कई लोग उस कुतिया की नस्ल के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो कुत्ता इतना आकर्षक है या इतना सुंदर है कि हर कोई उस कुत्ते को अपने पास रखना चाहता है। इसलिए कई लोगों ने पूर्व सूचना दी थी डॉली के पिता को कि अगर जब कभी इसकी संतान हो या ये बच्चे के दे, तब कृपया हमें उसके बच्चे दे दे। मगर वो अमीरी क्या, जिसमें कोई साधारण वस्तु सबके यहाँ हो। असाधारण वस्तु रखना ही अमीरता की निशानी मानी जाती है। असाधारण माने रियर। इसलिए डॉली के पिता जैसे ही कुतिया बच्चों को जन्म देती है, तुरंत उसे गर्म पानी में डुबोकर मारने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कुत्ते की नस्ल के बच्चे दूसरों को देंगे तो कुत्ता असाधारण रहेगा क्या, विशेष रहेगा क्या? वो तो साधारण बन जाएगा। इसलिए वो कुत्ते के बच्चों को गर्म पानी में डुबोकर मारने का काम अपने नौकरों को सौंपते हैं और मरवाते भी हैं। डॉली हालांकि उन बच्चों से लगाव है, उसे उन बच्चों के साथ खेलती है, मगर वो असाधारण रहे, विशेष रहे, सिर्फ हम तक ही सीमित रहे। ये जो संकुचित मानसिकता है, उस मानसिकता के कारण डॉली के पिता इतने क्रूर बन जाते हैं कि वो उन छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को गर्म पानी में डुबोकर मरवाते हैं। अब मालिन का बच्चा कुछ दिनों के बाद वो भूख से मर जाता है। डॉली को वो जब समाचार मिलता है तो उसे समझ नहीं आता कि भूख क्या होती है। भूख की संकल्पना समझने इतनी बड़ी उम्र नहीं है उसकी, या उसकी इतनी मानसिक अवस्था या बौद्धिक क्षमता भी नहीं है। इसलिए वो अपने आया से एक दिन प्रश्न करती है, क्या मैं भी भूख से मर जाऊंगी? आया कहती है कि नहीं, भूख से तो गरीबों के बच्चे मरते हैं। और ये कहकर वो आया की आंखों से झरझर आंसू झरने लगते हैं, क्योंकि आया को अपना खोया हुआ या मरा हुआ बच्चा भी याद आता है, क्योंकि उसका भी बच्चा कभी उसने भूख के कारण खोया था। तो ये जो कहानी है ये इतनी संवेदनशील है। मैंने यहाँ पर आपको सार रूप में ही कहानी का रसास्वादन या अर्थ बताने का प्रयास किया है, ताकि ये कहानी जब आप पढ़ें तब आपको इन बिंदुओं पर गौर करना है। और इन बिंदुओं पर गौर करके अगर आप ये कहानी पढ़ते हैं तब आपको इसका सही मायने में आप इस कहानी का रसास्वादन कर सकते हैं, सही ढंग से आप इस कहानी को समझ सकते हैं। और अब यहाँ पर यशपाल का उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैंने आखिरी में मुद्दा लिखा। और
हर रचना के पीछे रचनाकार का कोई ना कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है, कोई ना कोई विशिष्ट विचारधारा उसकी काम करती है, जिससे प्रेरित होकर रचनाकार किसी कहानी, निबंध, संस्मरण, उपन्यास या कविता का सृजन और निर्माण करता है। तो यशपाल ने ये कहानी किस उद्देश्य से लिखी? जैसा कि मैंने आपको आरंभ में यशपाल के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते समय बताया था कि यशपाल मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने, जो कि अर्थशास्त्री था, कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया अपने दास कैपिटल ग्रंथ के द्वारा, जिसे आज मार्क्सवाद या साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स के विचार इतने व्यापक थे, इतने व्यवहार्य थे, इतने ग्राह्य हुए कि आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र से, हमारे जीवन में जीवन से जितने भी क्षेत्र जुड़े हैं, हर क्षेत्र पर उन विचारों का किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग से, कम अधिक प्रमाण हो सकता है, उस पर प्रभाव पड़ा है। चाहे फिर वो राजनीति हो, चाहे फिर वो धर्म हो, समाज हो, अर्थशास्त्र हो, यहाँ तक कि दर्शन हो या इतिहास हो। तो कार्ल मार्क्स के इन विचारों ने हर क्षेत्र में अपना अलग अलग रूप दिखाया है। इसे दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक विकासवाद कहा गया, समाज में इसे साम्यवाद कहा गया, राजनीति में इसे मार्क्सवाद कहा गया, तो साहित्य में इसे प्रगतिवाद कहा गया। तो कार्ल मार्क्स ने जो घोषणा की थी कि गरीब एक दिन अमीरों के खिलाफ क्रांति करेंगे, क्योंकि गरीबों का जो शोषण हो रहा है सदियों से, वो शोषण से कभी ना कभी ये गरीब जो है वो क्रुद्ध होकर उठेगा, क्रोधित होगा, और उसका आक्रोश, उसकी वो पीड़ा अमीरों के खिलाफ जब फूटेगी तो क्रांति होगी, और संख्या में गरीब ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, अमीरों की हार होगी, और उसके बाद जो समाज व्यवस्था का निर्माण होगा वो समाज व्यवस्था यानी कौन सी होगी, साम्यवाद होगी। तो आर्थिक शोषण के आधार पर कार्ल मार्क्स ने अपने विचार दिए थे। और सत्य भी यही है कि अमीर इसलिए अमीर नहीं है कि वो ज़्यादा मेहनत करता है, बल्कि व्यवहारिक दृश्य ये है कि कई गरीबों की मेहनत का फायदा किसे मिलता है, एक अमीर को मिलता है, क्योंकि उसके पास कोई उद्योग धंधा या कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी शुरू करने के लिए क्या है, पूंजी है। उसके पास पूंजी है, जिसको भांडवल भी कहते हैं आप मराठी में। उसके पास पूंजी है, वो अपनी पूंजी लगाता है और उस पूंजी के आधार पर वो प्रबंधन करता है, और उस प्रबंधन के द्वारा वो सैकड़ों लोगों की मेहनत का अधिक से अधिक लाभ पाता है। और इस फलस्वरूप होता ही है कि अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीब हो रहा है। अमीरों के पास इतना है कि उसका विनियोग कैसे करे, इसलिए वो चिंतित है, और गरीबों के पास इतना कम है कि अपना गुजारा कैसे करे, ये उसके सामने सवाल है, उसके सामने ये प्रश्न है। इसलिए कहावत आपने सुनी होगी, जहाँ दांत है वहाँ पर चने नहीं है, और जहाँ पर चने नहीं है वहाँ पर दांत है। तो ये जो आर्थिक विषमता है, और आर्थिक विषमता से आर्थिक विषमता के जो दुष्परिणाम समाज पर या हमारी सभी व्यवस्थाओं पर होते हैं, उसका चित्र आपके सामने प्रस्तुत करना यही रचनाकार का प्रमुख उद्देश्य है। और उस उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने इस कहानी का लेखन किया है। तो आपको इन उद्देश्यों को और मार्क्सवाद को ध्यान में रखकर इस कहानी का अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।